बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखें। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार भीषण गर्मी से उबल रहा है। हीट वेव की वजह से प्रदेशवासी हलकान हैं। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने राहत देने वाली खबर दी है, जो आपको अभी हम खबर बताने वाले हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आज से 23 मई तक अलग अलग क्षेत्र में एक सप्ताह तक मौसम में तब्दील देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग से होते हुए तराई वाले 16 जिलों के 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं पर पटना समेत बिहार के बचे हुए भाग में उमस भरी गर्मी रहेगी, जब पिछले कुछ दिनों से नमी युक्त पूर्वा और फिर नमी मुक्त पछुआ का प्रवाह जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सुपौल के साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली में बारिश हो सकती है। इधर पटना में सुबह के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण लोगों ने राहत महसूस की है। हालांकि दोपहर में सूर्य की तपिश ने एक बार फिर से लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई से 24 मई तक उत्तर बिहार और सीमांचल के कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर समेत 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में मुझे बिहार की जिम्मेदारी मिली, तब से बिहार के विकास के लिए काम कर रहा हूं। बिहार में माहौल बदल चुका है। मैं पूरे बिहार के बेटे बेटियों को अपना परिवार समझ करके काम कर रहा हूं। जब बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है, सभी का विकास हो रहा है। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने बेटा बेटी में ही लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज, सिवान और फिर वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब हिंदू मुस्लिम में कोई भी झंझट नहीं होता है। जब कुछ लोग मुस्लिम समुदाय की सिर्फ बात करते हैं, वहीं पर हमने मदरसा को अस्थायी किया और उसमें जो शिक्षक जो पढ़ा है, जब उन्हें राज्य सरकार के शिक्षकों की तरह ही वेतन दिया है। कब्रिस्तानों की चारों तरफ से घेराबंदी कराई गई। अब मंदिरों की जमीन की भी घेराबंदी कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जब पूरे बिहार में अमन चैन है, कहीं भी किसी भी तरीके के कोई भी समुदाय में कहीं भी झगड़ा फसाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा फसाद कराया जाए, झगड़ा फसाद हो। बिना नाम लिए ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं। जिसे मैंने बनाया था उसका प्रचार वे लोग कर रहे हैं, जब वे लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूलों को चालू करने की टाइमिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गर्मी के मौसम में लगातार स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ने और फिर बेहोश होने की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर से सामने आया है। स्थानीय कन्या मध्य विद्यालय में 7वीं कक्षा की एक छात्र सोमवार को पढ़ाई करते समय सुबह करीब 11 बजे अचेत हो गई। ये देख करके उसकी कक्षा की छात्राएं डर गई, जब शिक्षक भी अचंभित हो गए। जब बच्चियां शोर मचाने लगी, कुछ देर के लिए विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारों ने बताया है कि सोमवार को कैमूर का तापमान 43 डिग्री है, जहाँ गर्मी एवं तपिश ज्यादा है। आकृति के अभिभावक ने बताया है कि पहले भी हर साल मॉर्निंग विद्यालय चलता था, लेकिन बच्चों के बेहोश होने की शिकायत नहीं मिलती थी। सरकार को चाहिए कि वे विद्यालय के खोलने एवं बंद करने की टाइमिंग में बदलाव करें। दरअसल गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले स्कूलों की टाइमिंग अजीब होने से शिक्षक एवं बच्चे परेशान हैं। जय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। इससे बच्चे सुबह हड़बड़ी में बिना सही से कुछ खाए पिए स्कूल पहुंच जाते हैं। जब गर्मी में उनकी हालात बिगड़ रही है। इससे पहले अरवल और फिर सारण जिले में भी कुछ बच्चियों के बेहोश होकर के गिरने की खबरें सामने आ चुकी है। दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है सियासी गलियारों से। बड़ी खबर यह है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को अपना समर्थन दिया है। जहां वहीं पर सिवान में हिना साहब को अपना समर्थन दिया है। आपको बता दो कि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बाकी चरणों में हम सिवान में हिना साहब, पाटलिपुत्र में मीसा भारती, पटना साहिब में अंशुल अभिजीत, सारण में रोहिणी आचार्य, बक्सर में अनिल चौधरी और जहानाबाद में वहां के साथियों के मत के अनुसार मुनीलाल को समर्थन देंगे। इसके अलावा हम कांग्रेस, सीपीआई और फिर सीपीएम के उम्मीदवारों का भी समर्थन करेंगे। हालांकि पप्पू यादव ने यह भी कहा कि राजद उम्मीदवार आम लोगों के संपर्क में नहीं है।
दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के 5 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मात्र 5 रैलियां हुई है, जब वो भी कांग्रेस की सीट पर। इंडिया अलायंस में गठबंधन धर्म का जिम्मा राजद नेता तेजस्वी यादव के कंधे पर है। राहुल गांधी भागलपुर में एक रैली के बाद दोबारा नहीं आए, जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दो बार रैली करने के लिए यहाँ आए और कांग्रेस की सीट पर किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और फिर मुजफ्फरपुर में सभा के बाद लौट गए। जबकि एनडीए कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और फिर योगी आदित्यनाथ की बिहार में अब तक 36 सभा हो चुकी है। मोदी 21 मई को 7वीं बार बिहार आए हैं, जब वे पूर्वी चंपारण में भाजपा और फिर सिवान में जेडीयू के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दो कि सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के तमाम दूसरे नेताओं की रैलियां अलग हो रही है। दोस्तों, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को 5 किलो के बदले 10 किलो अनाज और फिर 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। जब वहीं पर 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जब बहनों के खाते में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। ये बातें सोमवार को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रामनगर के अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी दीपक यादव के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर के चुटकी ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी। आज मुख्य मुद्दा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन है, लेकिन भाजपा जात और धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। भाजपा नेता गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। भीड़ तेजस्वी यादव से भोजपुरी में भाषण देने की मांग करने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपना संबोधन भोजपुरी में दिया। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए भोजपुरी में कहा कि ई बड़का झुट्टा पार्टी है, जहाँ हम लोगों के रोजगार देवे के बात करके तानी, लेकिन भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम के बात कहे के धोखा देवे का काम करेला। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले देश और समाज को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। वे तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देश को जोड़ने का काम करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई, जहाँ 3 लाख नौकरियों पर काम शुरू किया गया। वहीं 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की कार्रवाई की गई। दोस्तों, बिहार में जारी मतदान के बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के युवा मजबूती से मतदान कर रहे हैं और देश के युवा को पता है कि हमें देशभक्त बनना है, ना कि किसी का अंधभक्त। देश का युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। मुकेश सहनी ने कहा कि युवा समझ चुके हैं कि मोदी जी के अच्छे दिन आ गए हैं। वे देश दुनिया में घूम रहे हैं, वे दुनिया घूमने में लगे हैं और काम करने में पीछे हैं। देश का युवा मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, सब जगह अच्छा रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम ने 4 चरणों में 270 पार कर लिया है। इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर 270 पार कर चुके हैं तो फिर उन्हें रुक जाना चाहिए, जो घूमने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि विपक्ष को भी जिंदा रहने दीजिए। जब आप मान लीजिए कि आप सरकार बना लिए तो फिर सब जगह इंडिया गठबंधन को समर्थन दीजिए ताकि हम लोग जीत जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जब सरकार हम लोग बना रहे हैं। पीएम को परेशानी है, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि उनको परेशानी है, इसलिए वे बिहार बार बार आ रहे हैं। आज भी वे बिहार आ रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर। 10 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी दिन रात्रि विश्राम नहीं किया है यहाँ पर बिहार में। और हमने कई बार लगातार मोदी जी से कहा कि अगर बिहार में आते हैं तो फिर रात्रि विश्राम कीजिए। इस बार चुनाव के समय में दूसरी बार है कि रात्रि विश्राम हो रहा है बिहार में। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, जब हम लोग का मेहमान है स्वागत करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि भले आप प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन आप बिहार ऐसे ही आते रहिए। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि पीएम मोदी बिहार से लगा है, इसलिए वो बिहार आते हैं। वहीं पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी का बिहार से विशेष लगाव है, इसलिए वे लगातार बिहार आ रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है, जहां हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बयान जारी करके कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा बिहार खड़ा है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में प्रत्येक बिहारी खड़ा है। जब बिहार की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आए। सिर्फ जंगल राज के संस्थापक बिहार के राजकुमार तेजस्वी यादव और उनकी बैंड पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आने से दर्द होती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आपने और आपके परिवार ने बिहार का नाश किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में प्रगति की है। रोहित सिंह ने कहा कि तेजस्वी की हैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की नहीं है। एक आम बिहारी की हैसियत से दावा करता हूं कि सभी 40 लोकसभा सीटें राज्य की जनता नरेंद्र मोदी की झोली में देने जा रही है।
केंद्र में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो गरीबों को 5 किलो अनाज के बदले 10 किलो अनाज और 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। वहीं 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। बहनों के खाते में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी। आज मुख्य मुद्दा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन है, लेकिन भाजपा जात और फिर धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार 17 साल में जो काम नहीं कर सकी वह मैंने 17 महीने तक मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कर दिखाया है, कर दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क समेत अन्य क्षेत्रों में विकास का काम हुआ है। वहीं पर केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज सरकारी नौकरी करने वालों का पेंशन समाप्त कर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन नीतियों को लागू कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को युवाओं के लिए छलावा बताते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। बिहारी स्कूली छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है कि अब बिहार के स्कूल में पर रहे छात्रों को नीचे दरी पर नहीं बैठना होगा। अब बच्चों के बैठने के लिए माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब बोरा दरी पर नहीं बैठना होगा। इसके लिए अभियान चलाकर के 890 करोड़ रुपए के डेस्क बेंच की खरीद की गई है। पिछले 4 माह में करीब 18 लाख बेंच डेस्क खरीद किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों से सूचना मांगी है कि आकलन करके बताएं कि और कितनी संख्या में बेंच डेस्क की जरूरत है। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बेंच डेस्क के अभाव में जमीन पर बैठ करके पढ़ाई ना करे। स्कूलों में भ्रमण करने के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर शिक्षा विभाग का जिलों को निर्देश था कि बेंच डेस्क की खरीद तेजी से की जाए। एक बेंच डेस्क की कीमत 5,000 रुपए की तय की गई है। जब बेंच डेस्क की गुणवत्ता को लेकर भी विभाग ने मानक तय कर रखे हैं, जिसके अनुरूप ही खरीद की जानी है। जब राज्य में बड़ी संख्या में बेंच डेस्क की जरूरत थी, विभाग का निर्णय था कि शुरुआती चरण में किसी एक स्कूल में अधिकतम 100 बेंच डेस्क की आपूर्ति की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक स्कूली बच्चे बेंच डेस्क स्कूलों तक बेंच डेस्क पहुंच जाए। ये व्यवस्था प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए की गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उनसे 7 सवाल पूछे। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए हैं। अब बिहार आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछ डाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप इस प्रश्न के जवाब जरूर दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम इस चुनाव में बार बार बिहार आ रहे हैं। बिहार की जनता आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने बिहार से जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। अब अपने ही वादे पर कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल में पीएम मोदी से बिहार के विकास के लिए योजना और फिर विजन के विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि आप ना ही अपने ही कार्यकाल के साल पीछे की बात कर रहे हैं और ना ही आगे की योजनाओं पर कोई बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप बिहार वासियों को आशाओं और फिर अपेक्षाओं को केवल 5 किलो अनाज में ही क्यों तोलते हैं। देश के सबसे प्रभावशाली और मेहनती लोग बिहार के ही हैं। उन्होंने एक अन्य प्रश्न में पूछा है कि शायद याद ना हो, किंतु आदर्श गंगा योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन, किसानों की आय दोगुनी करना, हर गरीब को पक्का मकान देना, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले को बिठाना, ये सब आपकी ही योजनाएं हैं। आप सभी योजनाओं और फिर वादे धराशायी क्यों पड़े हैं आपके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नौकरी के तमाम दावे और फिर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे के बावजूद भी आपके कार्यकाल में नौकरी और रोजगार की स्थिति बद से बदतर क्यों हो गई है, या क्यों आप नौकरी रोजगार का नाम तक भूल गए हैं। अंतिम प्रश्न में तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में बेरोजगारी और फिर महंगाई जैसे जनता को कचोट रही समस्याओं पर बोलने के बजाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, संपत्ति, मंगलसूत्र जैसे बचकानी बातें करके देश की कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि आपको जनता की समस्याओं और फिर मुद्दों पर बात करनी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 5वें चरण का मतदान जारी है, जहां देश के 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं छठे चरण के लिए मतदान 25 मई को किया जाएगा। इस बीच पटना में तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी बिहार में लेकर के आ जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी कहते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल का हिसाब लेकर के आए और बताएं कि उन्होंने देश की कौन सी चिंता की है जिसको लेकर के सुधरा है। उन्होंने बेरोजगारी महंगाई बढ़ा दी है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और बाढ़ के लिए विशेष पैकेज तक नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ के लिए उन्होंने एक बार भी समय नहीं निकाला और न ही मीटिंग की। जो हमारी समस्या रहती थी, एक सुई का कारखाना भी प्रधानमंत्री ने नहीं खोला है। भाजपा के पास 39 सांसद थे, वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि वे काम की बात नहीं बल्कि बेकार की बातें करते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में या फिर बेरोजगारी या फिर महंगाई के बारे में वे बात नहीं करते हैं। उनके बोलने से जनता में अब फर्क नहीं पड़ रहा है, जो जनता अब उन्हें हटाना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को बुला ले, व्लादिमीर पुतिन को बुला ले, नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग उन को भी बुला ले। इसके बाद 3-4 लोगों को मिलकर के बिहार में भरपूर चुनाव प्रचार करना चाहिए। लोगों को यह समझना होगा कि भाजपा का पतन शुरू हो गया है, वे लोग घबराए हुए हैं। यह कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, पूरे देश में सबसे पहले बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली मीटर लगना शुरू हुआ। बिहार के कई शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली लग चुकी हैं और अभी लग भी रहे हैं। अब जो खबर सामने आ रही है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिर्फ शहरों में नहीं अब बल्कि गाँव में भी लगेंगे। लेकिन उसमें एक ऐसी खबर सामने आ गई है स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के, जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। जहाँ आपको बता दूं कि बड़ी संख्याओं में उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस होता जा रहा है, यानी कि पैसे उसमें रिचार्ज करवा रहे हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर में, लेकिन पैसे अपने आप खत्म हो जाता है और उसमें माइनस में चला जाता है। जब उपभोक्ता रिचार्ज करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि बिजली कंपनी ने आश्वस्त किया है कि जब तक तकनीकी खराबी दूर नहीं होगी, माइनस बैलेंस पर भी बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। 2 मई को तकनीकी खराबी आई थी, या 13 दिनों तक ऊर्जा खपत के आधार पर राशि नहीं काटी। अब ये समस्या दूर हो गई है, तो फिर नई समस्या रिचार्ज करने में तकनीकी खराबी आ गई है। इससे मुख्य रूप से पटना शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान है। आपको बता दो कि बिहार में 16 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता है, यानी कि 16 लाख घरों में अभी तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। इनमें से अधिकांश माइनस बैलेंस का मैसेज मिलने से सशंकित है। उपभोक्ताओं को डर है कि कहीं बिजली कनेक्शन काट नहीं दिया जाए। जब बिजली कंपनी के महाप्रबंधक राजतो का कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद 48 घंटे का समय दिया जाएगा। रिचार्ज करने की प्रक्रिया में तकनीकी खराबी आ गई है। जब IT विभाग तकनीकी खराबी दूर करने में लगा हुआ है, मंगलवार तक सफलता मिलने की संभावना है। इसके बाद ही क्रमवार ढंग से कनेक्शन काटे जाएंगे। दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनके इंतजार की घड़ी दूर होने वाली है। आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के लिए दूसरी बार सक्षमता परीक्षा अब जल्द ही ली जाएगी, जिसमें बैठने के लिए 85,000 नियोजित शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है। इसमें पास होने वाले नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरी सक्षमता परीक्षा 12, 14 एवं 15 मई को ही लेने की तैयारी थी, लेकिन नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को देखते हुए परीक्षा नहीं ली गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में लगी ड्यूटी को लेकर के जिलाधिकारी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं हुए। जहां लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है, 4 जून को मतों की गिनती है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने 4 जून के बाद ही दूसरी सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के संकेत दिए गए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। मतदान को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। जहां इस चरण में भी बुजुर्ग, युवा, दिव्यांग मतदान केंद्र पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया और ये संदेश दिया है कि मैंने तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, आपने किया क्या? वहीं पर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के करणपुरा मतदान केंद्र संख्या 274 पर दियारा क्षेत्र में कई मतदाता बैलगाड़ी पर सवार होकर के पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। बैलगाड़ी पर सवार होकर के मतदान करने पहुंचे नैना देवी कहती हैं कि वे वोट देने को लेकर के उत्साहित है और वोट देने पहुंची है। जब किस मुद्दे को लेकर के वोट देगी, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा ये सब नहीं मालूम, लेकिन वोट देंगे। 21वीं सदी आधुनिकता और जबरदस्त विकास के दावे के बीच बिहार के नवादा के दर्जनों गांवों में बीते कई वर्षों से बिजली आपूर्ति बाधित है, जहां दर्जनों गांव के लोग जंगली जीवन जीने को मजबूर हैं। 15,000 लोग इस आधुनिक दौर में अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। पूरा मामला बिहार के नवादा जिला के रजौली प्रखंड की हरदिया पंचायत के फुलवड़िया डैम के पास स्थित जमुनदहा, नवाडी, झराही, डेलवा, पिपरा, परनौतिया और फिर चौराढ़ी समेत दर्जनों गाँव का है, जहाँ पर बीते कई वर्षों से बिजली आपूर्ति बाधित है।
जिसके कारण लगभग हजारों घरों में 15,000 लोग टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अंधेरे में रहने को पर मजबूर है। साथ ही भीषण गर्मी में भी इस गाँव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के कारण बच्चों की पढ़ाई और फिर मोबाइल चार्ज करने में भी काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। हरदिया पंचायत के मुखिया रहे पिंटू साहू ने कहा कि डैम के उस पार के लगभग 10 गांव में बीते कई वर्षों से बिजली नहीं है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बिजली होती तो फिर वहां के लोगों को भीषण गर्मी और फिर अंधेरे में राहत तो मिलती, साथ में पेयजल की समस्या का निवारण सुलभ तरीके से संभव हो पाता। दोस्तों 25 मई को पूर्वी चंपारण में छठे चरण में मतदान होना है। इसे लेकर के प्रचार अभियान तेज हो चुका है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण की तैतरिया प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी से पूर्वी चंपारण के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। मुकेश सहनी की पार्टी का चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, लेकिन तेजस्वी ने मंच से लालटेन पर वोट डालने की अपील करने लगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की महान जनता लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देती है। इस बार बड़ा सोच विचार करके हम लोगों ने राजेश कुशवाहा जी को मोतिहारी से प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि लालटेन पर बटन दबा करके राजेश जी को विजय बनाएं। इतना बोलते ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि लालटेन नहीं लेडीज पर्स होगा, जिसके बाद उन्होंने सुधार करते हुए कहा कि लेडीज पर्स पर बटन दबाइएगा तब लालटेन भी जलेगा और महागठबंधन की इंडिया अलायंस की सरकार भी बनेगी। दोस्तों बिहार के किसान अब नकदी फसलों की खेती पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें फलों की खेती किसानों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। सरकार भी फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। जब फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान भी दे रही है। जब सरकार किसानों को फल में पपीता और फिर नारियल की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। उद्यान विभाग इस दिशा में लगातार पहल कर रहा है। उद्यान विभाग नारियल और पपीता की खेती पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जब बिहार के सहरसा जिले में किसानों को पपीता और फिर नारियल की खेती कराने का लक्ष्य है। उद्यान विभाग द्वारा पहली बार नारियल विकास योजना के तहत जिले में नारियल की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। वहीं पर पपीता की खेती के लिए पिछले वर्ष 3 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था, इस वर्ष बढ़ा करके 10 हेक्टेयर कर दिया गया। नारियल विकास योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले में 3000 नारियल के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सहायक निदेशक उद्यान शैलेंद्र कुमार ने बताया है कि नारियल का पौधा अनुदानित दर पर वैसे किसानों को दिया जाएगा जो अपने घरों के आसपास या फिर अपने जमीन में नारियल का पौधा लगा सकते हैं। इस योजना के तहत कम से कम 5 एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 712 नारियल के पौधे किसानों को अनुदानित दर दिया जाएगा। जब 5 पौधे लगाने वाले व्यक्ति अपने घर के आगे या फिर बैकयार्ड में लगा सकते हैं तथा जो किसान अपने खेतों में नारियल का पौधा लगाना चाहते हैं उन्हें अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए 712 पौधे दिए जाएंगे। जब खेती में नारियल का पौधा लगाने के इच्छुक किसानों के लिए 2 साल का भू लगान रसीद होना अनिवार्य है। एक पौधा का इकाई लागत 85 रुपया निर्धारित है, जिसमें से किसानों को 75% यानी कि 63 रुपये 35 पैसे अनुदान मिलेगा एक पौधे पर। दोस्तों 5 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। इसके बाद बचे हुए 2 चरणों के मतदान में जदयू की जंग अपनी 6 सीटों को बचाने की है। सीट शेयरिंग के तहत जदयू को मिली 16 सीटों में आखिर 2 चरणों की 6 सीटें ऐसी है जिनमें एक शिवहर को छोड़ करके सभी 5 सीटों पर जदयू का कब्जा रहा है। जहाँ छठे चरण के तहत जदयू की 4 सीटें हैं और 7वें यानी कि आखिरी चरण में जदयू की 2 सीटें हैं। वहीं पर जदयू की 10 सीटों पर वोटिंग 5 चरणों में पूरा हो चुका है। छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। इस चरण में जदयू के प्रत्याशी वाल्मीकिनगर, शिवहर, गोपालगंज और फिर सिवान लोकसभा क्षेत्र से हैं। वाल्मीकिनगर की सीट से जदयू के सुनील कुमार ने 2019 के उपचुनाव में सफलता हासिल की थी। वहीं पर शिवहर लोकसभा सीट इस बार के चुनाव में सीट शेयरिंग के तहत जदयू को मिली है। ये सीट पिछले कई आम चुनाव से भाजपा के पास रही है। रमा देवी यहाँ से जीतती रही है। वहीं पर जदयू ने शिवहर से लवली आनंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव के ठीक पहले वे जदयू में शामिल हुए थे। दोस्तों बिहार के सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण के तहत सोमवार को मतदान हुआ। इस बीच 3 मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें मिली। जब बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने इसके लिए लिखित शिकायत भी की है। जब बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने राजद के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश और फिर कैप्चरिंग की नीयत से मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत ऑब्जर्वर से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। राजीव प्रताप रूडी ने की शिकायत के मुताबिक आमनोर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 12, 13 और 14 पर वोट डालने पहुंचे लोगों को धमकाया गया। उन पर एक प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया गया। बात नहीं मानने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया।
दोस्तों, काराकाट में 1 जून को मतदान होना है। इस बार काराकाट लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। इस बीच इस सीट पर एक और धाकर कैंडिडेट की एंट्री हो गई है। जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रियंका चौधरी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी का मुकाबला NDA के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया महागठबंधन के माले उम्मीदवार राजा राम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से है। रविवार को निरंजन बिघा वार्ड 38 में प्रियंका चौधरी ने इस बार चुनाव प्रचार में कहा कि वे 13 प्रत्याशियों में सिर्फ एक महिला उम्मीदवार हैं, एक कुंजी की तरह सबके बीच होकर की भी मजबूत हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वर्तमान में वे नासरीगंज पश्चिम की जिला पार्षद के पद पर हैं। इस बार काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। यह यूनिवर्सिटी का निर्माण कराएगी, बच्चों को सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दिलाएगी। इसके अलावा उन्होंने खेल कूद के लिए बड़े स्टेडियम का निर्माण कराने का वादा किया। या रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए माता बहनों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे तकनीकी क्षेत्र में ज्ञान पाना चाहते हैं उन्हें कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 6 विधानसभा में एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण होगा जिनमें लघु उद्योग हो, जहां कम से कम 10,000 लोग रोजगार पा सके। ओवैसी ने चुनावी मैदान में इस बार मल्लाह समाज से प्रत्याशी प्रियंका चौधरी को अपने सबसे चर्चित चेहरों में से एक पर दाव खेला है। इस लोकसभा चुनाव में हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर प्रियंका चौधरी की हर तरफ चर्चा हो रही है, जो NDA के उपेंद्र कुशवाहा से सीधे मुकाबला है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान जाने की बात बोल रहे हैं वे खुद ही चले जाएं। जब बीजेपी के लोगों को पाकिस्तान और मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? हमारा हिंदुस्तान में जन्म हुआ है तो फिर पाकिस्तान क्यों जाएंगे? आपको बता दूं कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिवान में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि लालू यादव पाकिस्तान जाकर के मुसलमानों को आरक्षण दें, भारत में ये संभव नहीं है। जब पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोमवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों का काम हिंदू मुस्लिम करवाना है। अगर बीजेपी के लोगों को मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो उनकी पार्टी में जितने भी मुसलमान हैं सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं तो फिर शर्म आती है। चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर उनकी पूरी टीम बिहार आए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनकी दाल नहीं गलने वाली है। दोस्तों, दुनिया अजीबो गरीब लोगों से भरी पड़ी है। समाज में ऐसे जुनूनी लोग हैं जिनकी कहानियां आम आदमी को हैरान कर देती है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का जुनून रहता है। अभी हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में रहने वाले जियोनोवी विलियम्स के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा शादियां करने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 1949 से 1981 के बीच बिना तलाक लिए 105 महिलाओं से शादी की। खास बात यह है कि विग्लियोटो ने शादी के लिए सिर्फ अमेरिकी महिलाओं को ही नहीं चुना, बल्कि 14 देशों के 27 राज्यों के महिलाओं को शादी के लिए चुना गया था। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपनी हर शादी के दौरान फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया। यह अमेरिकी शख्स शादी करने के लिए हर बार फर्जी ID का इस्तेमाल करता था। शादी के बाद यह शख्स अपनी पत्नी के पैसे और फिर कीमती सामान लेकर के फरार हो जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जियोवानी विग्लियोटो ने जिन महिलाओं से शादी की, उनमें से बहुत कम महिलाएं उस शख्स को ठीक से जानती थी। फर्जी ID के जरिए जियोवानी को पकड़ना आसान नहीं था। हालांकि शारोना क्लार्क, जिसने शादी के बाद धोखा दिया, उन्होंने फैसला किया है कि उसे जियोना को ढूंढना छोड़ देना चाहिए होगा। जब क्लार्क ने जियोना को स्वयं ढूंढने का निर्णय लिया। जब क्लार्क के प्रयास से ही जियोना विग्लियोटो को 28 दिसंबर 1981 को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने वाल्मीकि नगर से NDA प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान नीतीश कुमार अपने उसी पुराने अंदाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने क्या नहीं किया। जब पहले कुछ था जी, हर घर में बिजली पहुंचा दी, नल का जल पहुंचा दिया, शौचालय बनवा दिया। हर मंच से CM नीतीश कुमार बोलते जा रहे थे। इसी बीच किसी ने कह दिया कि नहीं पहुंचा है। इस पर CM नीतीश कुमार ने फौरन जवाब दिया कि नहीं है, कहाँ नहीं है, पता करो, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। CM नीतीश कुमार ने नीचे खड़े लोगों से कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम कह दिए हैं सबको मिलेगा। अगर कोई सुविधा नहीं पहुंची है तो फिर बहुत जल्द मिलेगा। जब भले ही नीतीश ने उस व्यक्ति के सवाल का तुरंत जवाब दिया हो, लेकिन भरी सभा में नीतीश कुमार की योजनाओं के न मिलने का दावा करके इस शख्स ने सबके सामने जमीनी हकीकत जरूर बता दी है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में दिए गए रोजगार पर कहा कि वे लोग कुछ किया है क्या, या सब कुछ तो हम ही लोगों ने किए हैं। वे लोग उल्टा पुल्टा इधर उधर बोलते थे
करते थे, इसलिए रोजगार हम लोगों ने दिया है। पहले से जिसके साथ में है वैसे ही साथ रहेंगे। हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में सभी के लिए काम किया है और कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड के मैट्रिक और फिर इंटर की परीक्षा में फेल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से अनुत्तीर्ण छात्रों को साल बचाने का मौका दिया जा रहा है। इसमें 4 विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है, जबकि वैसे परीक्षार्थी जो कि सभी विषयों में अनुत्तीर्ण है यानी कि पास नहीं किए हैं, उन्हें अगले साल की परीक्षा के लिए मौका मिलेगा। समस्तीपुर जिला में बिहार बोर्ड से 10वीं में 13,198 और 12वीं में 7196 छात्र छात्रा अनुत्तीर्ण होने के बाद मौका दिया जा रहा है। यह परीक्षा का परिणाम मार्च में ही जारी हुआ था, जिसमें कुल 4,706 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण थे, जबकि राज्य स्तर पर कुल 4,52,994 परीक्षार्थी असफल हुए थे। इसमें 10वीं में 2,88,858 और 12वीं में 1,64,136 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात की। सुशील मोदी के परिजनों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहाँ वे चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर बिहार बीजेपी के नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। प्रबंधन समिति की बैठक में पीएम मोदी 5 चरण के संपन्न हो चुके चुनाव का फीडबैक ले रहे हैं और अगले 2 चरण की चुनाव को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, यानी कि टिप्स दिए। प्रदेश कार्यालय में बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन के लिए रवाना हो गए। राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद आज मंगलवार को वे सिवान के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ वे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पूर्वी चंपारण में चुनावी रैली करेंगे। सिवान में वे जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे, जबकि महाराजगंज में पार्टी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट की अपील करेंगे, जबकि पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि यदि हमसे ज्यादा नौकरी नरेंद्र मोदी दिए होंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने 17 महीने में जो काम किया है वह नरेंद्र मोदी 10 साल में भी नहीं कर पाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 करोड़ नौजवान प्रधानमंत्री के शासनकाल में ओवर एज हो गए हैं, अब वे कहाँ नौकरी ढूंढेंगे। उनकी नौकरी की उम्र चली गई है, लेकिन इस पर मोदी जी नहीं बोलेंगे। तेजस्वी बेरोजगार रहे ना रहे ये महत्व नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि देश के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। बिहार में कारखाना 10 साल में एक भी क्यों नहीं खुला, एक भी चीनी मिल क्यों नहीं खुला। जिस चीनी मिल का चाय प्रधानमंत्री को पीना था, बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। किसानों की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई। सिलेंडर का दाम 400 से 1200 क्यों हो गया। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 पार कैसे हो गया। हर चीज की कीमत बढ़ती चली गई। तेजस्वी ने पूछा है कि कोई एक स्कीम बताएं जिससे देश के नौजवानों को लाभ हुआ है। दोस्तों, दूरसंचार कंपनियां 18 लाख मोबाइल नंबर को बंद करने वाली है। जब सरकार ये साइबर क्राइम और फिर ऑनलाइन फ्रॉड पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हो सकता है सरकार का। जब पिछले दिनों दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने 28,000 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट को डिस्कनेक्ट करने का आदेश जारी किया था। इन मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल साइबर क्राइम के लिए किया गया था। अब सरकार इन मोबाइल हैंडसेट में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में लगभग 18 लाख मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने की तैयारी में है। जहां अलग अलग विभाग की जांच एजेंसियों ने इन मोबाइल नंबर को वित्तीय फ्रॉड में लिप्त पाया है। जहां 9 मई को दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 28,220 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार हम संकल्प लेकर के आए हैं। हमने किसी नेता और फिर दल नहीं बल्कि आपका हाथ पकड़ा है, आपके बच्चों का हाथ पकड़ा है। 2 साल में जैसे आप दही को मत करके मक्खन निकालते हैं, वैसे ही बिहार को मत कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएं और जनता का राज बनाएं। 2 साल में जनता का राज बनेगा, हमारा पहला संकल्प है। नाली गली बने चाहे ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर से
आपके जितने लोग बाहर कमाने गए हैं या फिर आपके गांव में जितने युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी मिले चाहे ना मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का रोजी रोजगार बिहार में करके दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने बताया है कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। 60 साल से अधिक उम्र की महिला और फिर पुरुषों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। जब लोगों से सवाल पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए, जिस पर लोगों ने रोजगार कहा। जब प्रशांत किशोर ने अगला सवाल किया कि आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए या फिर अपनी जाति का नेता चाहिए, तो इस पर लोगों ने कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। अब बिहार के बक्सर में 23 मई को बीएसपी के सुप्रीमो मायावती का कार्यक्रम तय हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए बसपा प्रत्याशी अनिल सिंह ने सोमवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार बिहार की धरती पर आगमन हो रहा है। मायावती 23 मई को ITI मैदान बक्सर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम बहुजन समाज समेत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था रखने वाले तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सभी बड़ी संख्या में जुट करके आएँ और दलित, गरीब, वंचित, शोषितों की देश में एकमात्र उम्मीद बहन मायावती की जनसभा को सफल बनाएं। वहीं पर बीएसपी प्रत्याशी अनिल चौधरी ने कहा है कि बहन मायावती देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। आज जब देश में दो तरह की शक्तियां मुंह फैलाए खड़ी है और फिर देश से संविधान के नाम पर लोगों का वर्ग लाने का काम कर रहे हैं, उनसे मुकाबला को एकमात्र नेता बहन मायावती मजबूती के साथ मैदान में खड़ी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होना है। अब जैसे जैसे मतदान का तारीख नज़दीक आ रहा है, प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतर गई है। जहां काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के समर्थन में उनकी पत्नी ने सोमवार को काराकाट प्रखंड के कुकुर गोराड़ी, सातों परासिया सहित दर्जनों गांव में अपने पति के लिए वोट मांगा। आपको बता दें कि पवन सिंह का अचानक तबीयत खराब होने के बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर गई है। वह पैदल ही गांव-गांव पहुंच करके गली गली में माता बहनों से हाथ जोड़ करके वोट मांग रहे हैं। इसी दौरान आज काराकाट प्रखंड के दर्जनों गांव में उनका काफिला पहुंचा और उन्होंने सभी गांव में गली गली पैदल घूम करके अपने पति पवन सिंह के लिए वोट मांगा और 1 जून को उनके चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर मतदान करने की अपील की। इस दौरान महिलाएं और फिर युवा लड़कियों में उत्साह देखने को मिला, जहां उनके फोटो और फिर सेल्फी लेने के लिए उत्साह देखिए। दोस्तों, बिहार में 5वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। कुल 55.85% मतदान हुआ है। 2019 की तुलना में 1.22% कम वोटिंग हुई है, यानी कि 1.22% कम वोटिंग हुई है। 2019 के चुनाव में इन 5 सीटों पर 57.7% वोटिंग हुई थी। हैरानी इस बात की है कि इन 5 सीटों में लगातार हाई वोटिंग वाली सीट रही है। जब मुजफ्फरपुर में भी इस बार कम से कम मतदान हुआ है, इस बार यहाँ 58.10% वोटिंग हुई है, जबकि पिछले चुनाव में यहाँ 61% की वोटिंग हुई थी। हालांकि लगभग 3% की गिरावट के बाद भी 5 सीटों में सबसे अधिक वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई है। वहीं पर इधर सबसे कम मतदान वाली सीट की बात करें तो इस बार मधुबनी में मात्र 52.20% वोटिंग हुई है, जब पिछली बार यहाँ पर 53.72% मतदान हुआ था। हाजीपुर में इस बार वोटिंग का ग्राफ पिछले बार की तुलना में ऊपर गया। 2019 के चुनाव में यहाँ 55.22% मतदान हुआ था, जबकि इस बार ये बढ़कर के 55.85% मतदान हुआ है। यह सारण में इस बार 54.55% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 56.48% वोटिंग हुई थी। मधुबनी में इस बार 52.20% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार यहाँ 53.72% मतदान हुआ था। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।